चलिए भाई अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेकंड डे है इसमें हम दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक है सैलरी और दूसरा है सेल्स टैक्स। सबसे पहले सैलरी पे पास्ट के जो चार पेपर अवेलेबल हैं आईकेप की वेबसाइट पे, चारों अटेम्प्ट में सवाल आया है। सवाल का क्वांटम डिफरेंट है, कभी छोटा है और कभी उसका जो लेंथ है, जैसे लास्ट अटेम्प्ट का अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप उठा के अगर लास्ट अटेम्प्ट का भी सवाल देखेंगे उसमें भी सैलरी है। इसका मतलब है कि सैलरी पे सवाल और बिजनेस पे सवाल तकरीबन अब हर साल और हर अटेम्प्ट में बन रहे हैं। बिजनेस तो कल हमने देख लिया और मेरे ख्याल से जो हमने मॉडल बनाया कल मैंने जाके उसको रिव्यू भी किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा बनाया है। 99% चीज़ें उसमें कवर हो रही हैं। ट्रांजैक्शंस में अगर प्रॉब्लम आएगा तो टेक्निक भी बता दी है। ट्रांजैक्शन को डील करने का तरीका क्या होगा, ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट्स। एक को समझो, दो को समझो, तीन को समझो, फिर जोड़ के पढ़ो तो बात समझ आ जाएगी कि क्या पूछ रहे हैं। अब आते हैं सैलरी पे। अब ये बहुत लेंदी और बहुत ही ज़्यादा इसमें पॉइंट्स हैं। उन सबको, क्योंकि इसके अंदर आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं आईकेप की बुक को देखते हैं तो तकरीबन उसमें 24 सफ़े होंगे, 20-22 सफ़े से तो गारंटीड ऊपर है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी एक सिंगल पेज पे लाएंगे। यानी जैसे कल हमने किया था सिंगल पेज पे आ गया था, वन पेज A4 साइज का था। इस पे थोड़ा सा हो सकता है कि 1.5 पेज हो जाए A4 साइज का, मगर इंटायर सैलरी का एक मॉडल बनेगा जिस पैटर्न पे सवाल बनता है। तो पहले मैं मॉडल नहीं बनाऊंगा। मॉडल बनाने का मकसद क्या है, दो चीज़ें सिखाना आपको, एक तो रिवीजन कराना और दूसरा सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है वो आपको सिखाना। मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ पास्ट के पेपर्स को हम देख लें जैसे हमने कल किया था। रिसेंट जो अटेम्प्ट है उसकी तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक कि ये अटेम्प्ट था मार्च 25 जो अवेलेबल है वेबसाइट पे। सितंबर 25 से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उसमें सैलरी पे क्या चीज़ प्रोवाइडेड थी, किस तरीके से उसने सवाल बनाया था। और उसके बाद हम जाएंगे दूसरे सवाल की तरफ। ये है सवाल, 7 नंबर का सवाल बना था सैलरी पे और ये बहुत आसान सवाल था। सैलरी का सवाल आज जो मॉडल बनेगा उसकी वजह से रिवीजन भी हो जाएगी और प्लस रिवीजन घर पे करना भी आसान हो जाएगी आपकी, करेक्ट। तो एक तरफ देखते हैं कि ये छोटे सवाल जब आते हैं तो क्या पूछा जाता है। ऑनलाइन बेटा सारी चीज़ें क्लियर है, स्टार्ट करें। बिलाल इज एम्प्लॉयड एज चीफ, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव है आजम टेक्सटाइल लिमिटेड। अब अगर मैं इंटेलिजेंट पढ़ूंगा तो द मोमेंट में कंपनी देखूंगा पूरी से एंटीसिपेट करूंगा कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम होगा, क्योंकि एम्प्लॉय शेयर स्कीम में एम्प्लॉयर का कंपनी होना ज़रूरी है और वो शेयर्स अपने प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉई को। तो हो सकता है, अब देखते हैं किस में है कि नहीं। और आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि अगर रेस्टोरेंट को या होटल को एम्प्लॉयर बना दे तो ऐसे केस में फूड को चेक करेगा। फूड की एग्जेम्पशन होती है, आपको याद है कि फ्री और कंसेशनल फूड टैक्स नहीं होगा अगर उसका एम्प्लॉयर होटल हो रेस्टोरेंट होंगे, ठीक है। तो पहली लाइन से ही क्लू मिलना शुरू हो जाता है सवाल में कि क्या आने वाला है। उसके बाद है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 ही वॉज प्रोवाइडेड विद फॉलोइंग बेनिफिट्स अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें इसको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए मिली है, क्योंकि आपको याद होगा कि मेडिकल बेनिफिट्स का मिलना डिपेंडेंट होता है, उसकी टैक्सेबिलिटी डिपेंडेंट होती है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। याद है मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं? एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई के साथ अगर ये एग्रीमेंट था तो क्या प्रोवाइड करेगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन या बोथ, और इन तीनों की रीइंबर्समेंट अगर इस पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो एग्जेम्प्ट हो जाता है।
तो ये इसने क्लू दे दिया। अब मैंने आगे नहीं पढ़ा, यहीं से दो तीन चीज़ें मैंने पिक करना शुरू कर दी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो एक्टिव रीडर की तरह आप पेपर को पढ़ेंगे। चलें आते हैं, इस मंथली ग्रॉस सैलरी है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी ग्रॉस सैलरी। मंथली ग्रॉस सैलरी का मतलब इसके ब्रेकअप होगा, इसका कोई कंपोनेंट्स होंगे, बेसिक सैलरी नहीं है, ग्रॉस सैलरी है। तो इस यहीं से इसने क्लू दे दिया कि भाई ये ग्रॉस है, टोटल है, तो कुछ इसमें ब्रेकअप होगा। जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि लॉ और ट्रीटमेंट्स आने के बावजूद कहाँ गलती कर सकते हो? गलती कर सकते हो जब आपको वो किसी जगह पे ट्रांजैक्शन समझने में फंसा दे। इसका मतलब एग्जामिनर सीधी सीधी बात नहीं करता। एग्जामिनर की कतई नीयत नहीं है कि तुम टैक्स सीखो। एग्जामिनर की कतई नीयत नहीं है कि तुम्हारी नॉलेज चेक करे, बल्कि उसका खुद का प्रेजेंस ही इसलिए है कि तुम्हें फंसाए। तो फंसाने का तरीका क्या है? डिफ़िकल्ट चीज़ पूछना। डिफ़िकल्ट कैसे बनाएगा? दो तरीके से। एक लीगली डिफ़िकल्ट होगा, ऐसे एरिया से या मुश्किल एरिया से, तो वो तो हम टीचर्स दिन रात करके आपके साथ समझा देते हैं। अब आपका रोल कहाँ आता है? ट्रांजैक्शन को समझने में हिम्मत से काम लेना, क्योंकि वो लॉ में इंशाल्लाह आपको नहीं फंसा सकेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी कि जो आपको ना पढ़ाएगी। कहाँ फंस सकते हो? ट्रांजैक्शन। तो उसका तरीका क्या है? पढ़ के फौरी से ये ना समझो कि मुझे नहीं आता, ये भी नहीं समझो कि मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन न्यू होंगी। हर बच्चे को कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन ज़रूर मुश्किल लगेंगी। तो तरीका क्या है? उसको पहले ब्रेक करो, फिर उसको एक एक पार्ट जोड़ के समझने की कोशिश करो। तो मेरी एंटीसिपेशन क्या है? ये चीज़ें आ सकती हैं, तो ऐसे पढ़ोगे ना। अच्छा कंपनी है, फोकस ऑन द फैक्ट्स, रिमेंबर दिस, फोकस ऑन द फैक्ट्स। जो फैक्ट्स पिक कर जाएगा बच्चा, उसमें कम ही चांस है कि ट्रांजैक्शन में फंसेगा। वो जो फैक्ट्स पिक करता है ना, फैक्ट्स के है क्या, क्या हुआ, बोल क्या रहा है, तो सब फैक्ट्स अगर समझ ना आए, एक एक करके पिक करो और फिर जोड़ दो। नेक्स्ट क्या है? He was entitled to receive fixed annual bonus equivalent to 2 months salary. 2 months salary in June. बोनस है इसको 2 महीने की सैलरी के बराबर, ऊपर सैलरी वो बता रहा है, तो हम 2 महीने का इसका बोनस, बोनस में कुछ भी नहीं है, फ्री टैक्स होता है। He also received a monthly reimbursement of 20,000 per child upon submission of school fee vouchers. Bilal has 2 children, each with a monthly school fee. Reimbursement है एजुकेशन एक्सपेंस की, बच्चों की एजुकेशन, मगर ये खुद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। याद होगा आपको, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एजुकेशन प्रोवाइड करे तो एग्जाम्प्ट है, बाकी एजुकेशन दे तो टैक्स होता है। तो रीइंबर्समेंट ये टैक्स होगा, क्योंकि उसके बच्चों की तालीम है। टैक्स क्रेडिट एजुकेशन पे उस वक्त मिलता है जब आपने खर्चा किया हो, ये तो उसको रीइंबर्समेंट मिल रही है, आपने खुद वो पढ़ा ना अभी हमने, तो वो उसकी तरफ भी मैं लेके आ रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा हमजा, बेटा ये जो आईकेप की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें से हमने लेटेस्ट को उठाया है। ठीक है, अटेम्प्ट में भी दिखा देता हूँ, टेंशन नहीं लो बेटा, गो थ्रू कर लो, क्योंकि चारों अटेम्प्ट जो अवेलेबल है उसमें ये मौजूद है बेटा, अवेलेबल है। सैलरी पे सवाल आया। ऑन October 2023 he took an interest free loan. हमें फौरी से क्या चेक करना होता है? अमाउंट, कितना अमाउंट होना चाहिए? 1 मिलियन, 10 लाख से ऊपर, वो है इसका लोन। एंड रीपेड, कितना रीपे कर चुका है वो? ऑन 30 जून तक वो पे कर चुका है। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड नो रीपेमेंट ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ऑन 30 जून ATL approved adjustment of his June salary and annual bonus against the loan amount and waived the remaining. अब वो कहता है देखें हुआ क्या, उसने जो सैलरी कमाई थी उसको मिली नहीं, वो उसके लोन से एडजस्ट कर दी गई। ओके, और जो बच गया वो उसका माफ़ हो गया। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि मैं आपको ये सवाल कराऊंगा, एक एक चीज़ इसकी मैं नंबर्स के थ्रू करवाऊंगा। ये मेरा जो लेटेस्ट अटैम्प्ट है उसका सवाल है, तो इस वजह से ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। मगर मुझे बताएं कोई एक भी चीज़ जो ना पढ़ी हो। हाँ, ट्रांजैक्शन फंसाने की कोशिश की, कहाँ फंसाने की कोशिश की? इधर आके
तो उसका मतलब है कि आप जब जाते हो पेपर देने तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स ट्रीटमेंट्स और लॉ काफ़ी नहीं है, आपको ट्रांजैक्शन को समझने में भी दिक्कत आ सकती है। मगर ट्रांजैक्शन को समझने की जो दिक्कत है, थोड़ी हिम्मत करोगे हल हो जाएगी, क्योंकि पीछे लॉ पढ़ा हुआ होता है। इसको भी मैं आपसे एनालाइज करवाऊंगा, देखिएगा, मुझे मॉडल बनाने दें। आए ज़रा उसके बाद 25 के दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। इसमें भी सैलरी पे एक छोटा सा सवाल आया था, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि नॉर्मली वो क्या करता है कि अगर बिजनेस को हेवीली पूछता है, बिजनेस को उसने 18 नंबर के लिए पूछा, बिजनेस को उसने 22 नंबर के लिए पूछा, एक सवाल के थ्रू, दो सवाल के थ्रू, तो फिर सैलरी को वो शॉर्ट पूछेगा। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सैलरी को 18 नंबर के लिए पूछेगा तो बिजनेस को वो 7 नंबर 8 नंबर के लिए पूछेगा। करेक्ट, मतलब दोनों पे सवाल तो होगा। आइए जरा इसको पढ़ते हैं। असजद ज्वाइंट प्रीमियर टेक्सटाइल लिमिटेड ऑन, बेटा मार्च 26 का सवाल अगर आप कोई अटेम्प्ट करना चाहते हो ना, तो पेपर मुझसे शेयर करो, वो भी करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है इधर वेबसाइट पे। कहाँ पे बेटा? स्टूडेंट से किया था, चले मुझे शेयर कर लेना, मैं क्लास, चले रुके रुके आप शेयर कर दें तो मैं उसमें भी अगर आप उसको भी सवाल करा दूंगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, सेम लॉ है, सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी है लास्ट अटेम्प्ट की भी। और लास्ट अटेम्प्ट का, ठीक है बेटा, मैं देख, लास्ट अटेम्प्ट का तो जो प्रिडिक्शन था ना मेरा 90% सही हुआ था। तो मैंने आके 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक प्रिडिक्शन दी थी कि भाई ये चीज़ें आने वाली हैं, 90% वॉज एक्यूरेट। टाइम से क्यों बताऊं? टाइम से बताऊंगा पढ़ना छोड़ दोगे। वो टाइम से बताने में आपको तो सर ने कहा ना बस हो जाएगा, ऐसे नहीं होता ना, आप फिर पढ़ोगे नहीं। चले नेक्स्ट पे आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट वो एंड पे आके इसलिए प्रिडिक्ट करते हैं ताकि आप फोकस करो इन पे, और उसका उससे पेपर में ना बड़ी हेल्प मिलती है। चले भाई, असजद जो है पीटीएल ऑन 1 जुलाई 2024 पे ज्वाइन करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट होती है जब वो 1 जुलाई पे, अब देखिए ना इनकी मैं कैसे आपको ट्रेन करवा रहा हूँ, कैसे आपके जहन को बना रहा हूँ। जब वो 1 जुलाई बोलेगा तो मुमकिन है 11 मंथ्स की सैलरी हो, क्योंकि वो पॉलिसी बताएगा रिसीट की कि सैलरी ये रिसीव करता है अगले महीने पे। मुझे नहीं पता इस सवाल में, को मैंने सवालों के रटे नहीं लगाए हुए कि लास्ट टाइम ये था, मुझे भी देखना पड़ेगा अच्छा ये कौन सा वाला सवाल है। सारे सवाल देखे हुए मैंने, ऑब्वियसली पढ़ाता हूँ, पास पेपर मुझे फिंगर टिप्स पे है, मगर ऐसे नहीं है कि अच्छा जी ये वो मेमोराइज हो। मुझे नहीं पता फ्रेंकली कि इसमें क्या होगा, बट क्लू क्या मिला, 1 जुलाई पे ज्वाइनिंग कराएगा तो मुमकिन है वो पॉलिसी बताएगा कि जी ये रिसीव करता है सैलरी अगले मंथ की फर्स्ट पे, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे, नॉट 12। He received the following salaries from PTL during the year ended 30th June 25। बेसिक सैलरी क्या है इसकी? अब ये बेसिक सैलरी है, इज इट मंथली और एनुअल? क्योंकि पर मंथ लिखा हुआ है। ओके, मेडिकल अलाउंस, अलाउंस आया तो फौरी से फिर हमें एक और चीज देखनी होगी कि मेडिकल बेनिफिट्स है कि नहीं है। इस पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट असजद रिसीव मेडिकल रीइंबर्समेंट, आ गया रीइंबर्समेंट, और वो भी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो जब हम इसे एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से एग्जेम्प्ट करेंगे तो ये फुली टैक्स हो जाएगा। जी अकील बिल्कुल डा। पीटीएल ऑल्सो प्रोवाइडेड अकोमोडेशन टू असजद बाय रेंटिंग अ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हिम, सेल्फ हायरिंग, उसी से क्या किया, प्रॉपर्टी ली, उसी को दे दी। इस पे फेयर मार्केट अप्लाई नहीं करेंगे असजद के रेंट पे, अगर वो रेंट पूछ रहा है असजद का तो। थ्रू रेंटल एग्रीमेंट पीटीएल पेड अ मंथली रेंट 2 लाख रुपए का टू असजद, वाइल द फेयर वैल्यू जो था प्रॉपर्टी का 2.5 लाख है। अब हम सैलरी में ऐड करते वक्त तो वही तरीका रखेंगे जो सैलरी के लिए है। कौन सा तरीका है सैलरी के लिए? अल्टरनेटिव अमाउंट जो मिलेगा, अगर वो
घर ना लेता तो उसको कितने पैसे मिलते? उसको पैसे मिलते यही 2 लाख, क्योंकि जो उसने कैश में पेमेंट करनी होती है वही उसका। और दूसरा क्या है, कितने परसेंट? 45% किसका? बेसिक सैलरी का। डीएनएस अनाउंस है तो वो भी ऐड कर दो, नहीं तो 45 बेसिक, विच एवर इज एमटीएस और बेसिक सैलरी जो है वो अलग बात है, इसमें एमटीएस है नहीं, उन दोनों में से लोअर लेते हैं, मगर जो भी वहां से आया उसको अल्टरनेटिव से कंपेयर करके हायर लेते हैं, ठीक है। चले इजी है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एसेट सोल्ड, क्या किया इसने? शेयर्स एक्स एम्प्लॉयर ने दिए थे उसको, मार्वल पेंट लिमिटेड ने, लिस्टेड कंपनी थी 100। अब गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, जब उसने शेयर्स इस साल बेचे हैं, मिले थे उसको कहां से? एम्प्लॉयर से। तो एम्प्लॉई शेयर स्कीम में मिलने वाले शेयर्स की कॉस्ट में 4 चीजें आती हैं, 4 चीजें आती हैं उसकी कॉस्ट में। एक ऑप्शन राइट, शेयर्स और सैलरी में जो टैक्स हुआ था वो अमाउंट, चारों चीजें ऐड करेंगे तो कॉस्ट बन जाएगी। फिर ये भी देखना चाहिए कि एम्प्लॉयर कौन था, लिस्टेड कंपनी तो नहीं थी, तो सिक्योरिटीज में टैक्स करेंगे उसको। अगर वो लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी वाली जो डेफिनेशन है, अगर वो पब्लिक कंपनी थी, जो इसका एम्प्लॉयर है वो पब्लिक कंपनी है टैक्स का, तो उसके शेयर्स बेच रहा है ये, तो कैपिटल गेन आ रहा है उसका। शेयर्स बेच रहा है, कैपिटल गेन आ रहा है, सैलरी नहीं है, कैपिटल गेन है। और कैपिटल गेन किस कहां जाएगा, या तो सिक्योरिटीज में या तो नॉर्मल कैपिटल गेन। ये डिसाइड कैसे करेंगे कंपनी थी क्या? तो खुद बता रहा है कि कंपनी कौन है, मार्वल पेंट्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, तो उसको जो भी गेन या लॉस आएगा वो सिक्योरिटीज में ट्रीट होगा, ठीक है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम तो पुरानी कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ेगी उसकी 21 की, ये सारी मैं करके देता हूँ आज आपको। ड्यूरिंग द ईयर अर्शद रिसीव्ड 500,000 फ्रॉम अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। याद होगा अब ग्रेचुटी फंड की 4 किस्में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिले, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड से मिले, अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम से मिले, या अदर्स। अनअप्रूव्ड अदर्स में आता है, तो 75,000 या 50% ऑफ द अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाता है। इस केस में 75,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इजी। ये सवाल देखिए नजीब का, ये सवाल 7 नंबर का था, क्योंकि इन पिछले अटेम्प्ट्स में उसने बिजनेस को पूछा है बार बार, इसीलिए उसने, नहीं लास्ट अटेम्प्ट में देखोगे उसने पूछा है सैलरी, तो इसीलिए उसने क्या किया है कि 7-7, 8-8 नंबर की सैलरी पे सवाल बनाए हैं इन 4 अटेम्प्ट में जो हमारे सामने। अब चाहे बिजनेस को हैवीली पूछे, चाहे सैलरी को हैवीली पूछे, वी आर प्रिपेयर्ड। हम इस पे नहीं जा रहे कि अच्छा जी अगर सैलरी आ गया तो हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो मुझे अच्छा आता है, बिजनेस भी अब तुम्हें अच्छा आता है, क्योंकि बिजनेस आपका समराइज हो चुका है अब, ठीक है। इसको गो थ्रू करें। ग्रॉस सैलरी है, मैं अब इसको क्विक होना चाहता हूं ताकि मॉडल पे आ जाऊं मैं फिर, क्योंकि आप खुद कर लोगे इनको। लीव इनकेशमेंट है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने ना पढ़ी हो, आपको लीगली अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हो। लीगली अंडरस्टैंडिंग में आपको कोई इशू कहीं पे भी नहीं आएगा। ये देखिए चारों अटेम्प्ट में सैलरी 7 नंबर के करीब था, और एज अ माइनर या एज अ स्मॉलर क्वेश्चन था, या मीडियम साइज क्वेश्चन था। मगर मेरे ख्याल में अगर आप लास्ट अटेम्प्ट भी, मैं देखता हूँ आपने जो भेजा है उसको भी मैं देख लेता हूँ, 8 नंबर का ही है। इसका मतलब है कि अगर इस दफ़ा आप 5 अटेम्प्ट मुसलसल वो जा रहा है सैलरी का 5, 7 और 8 नंबर पे, तो क्वाइट पॉसिबल कि इस दफ़ा वो 18 नंबर बना दे। मगर उस केस में एक बात बता दूं, बी रेडी फॉर अ लेंदी क्वेश्चन। उस यस, वो तकरीबन सारी ही बातें पूछ लेगा। तो 4 अटेम्प्ट वो जो हमारे सामने हैं, लास्ट अटेम्प्ट बिलाल जैसे बता रहा है कि हमारे पास 8 नंबर का सवाल था सैलरी का, सारे मिला लो तो अब आपके पास चांस क्या है कि एक फुल फ्लेज सैलरी का सवाल बन सकता है। देयरफॉर जो अब हम मॉडल बनाएंगे वो आपकी कंप्लीट सैलरी को रिवाइज करा देगा। स्टार्ट करें, चलें बिस्मिल्लाह करें। जैसे कल आप लिख रहे थे लिखिएगा, और कल मैंने जो शीट आपसे शेयर की थी आज नहीं करूँगा, आज जो मैं लिखूँगा डिलीट कर दूँगा।